नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज टेबल पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूं। जाहिर है किसी मेहमान के साथ में हूं। आज की ये चर्चा हमारे चैनल की सबसे हिट विषय की चर्चा है। प्रोफेसर घनाराम साहू जातियों के सबसे बड़े जानकार हैं छत्तीसगढ़ में। 1931 की जनगणना और भी उसके पहले का पता नहीं क्या क्या उन्होंने पढ़ रखा है। मैं तो उतना याद भी नहीं रख पाता जितना वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद रखते हैं। हमने कई बार पहले जाति व्यवस्था पे उनसे बातचीत की है। राजनीति, चुनाव, इसको लेकर भी छत्तीसगढ़ की जाति व्यवस्था पे हमने उनसे चर्चा की है। हमारे किसी भी दूसरी रिकॉर्डिंग के मुकाबले 5 गुना 10 गुना लोग इस बातचीत को देखते हैं। तो हमको एक लालच भी रहता है प्रोफेसर घनाराम साहू से बातचीत का कि इसको बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे। लेकिन उस लालच से परे आज का जो मुद्दा है, ये मुद्दा हिंदुस्तान के इतिहास का दलित और आदिवासी इन तबकों को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। दलित शब्द को लेकर मैं खुलासा कर दूं, अनुसूचित जाति तबके के कई लोगों को दलित शब्द पर आपत्ति होती है। वो इसको अपमानजनक मानते हैं। लेकिन मैं जब पूरे देश के संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ तो ये खुलासा करना जरूरी है कि महाराष्ट्र में दलित पैंथर नाम के संगठन या दलित साहित्य या दलित आंदोलन, दलित साहित्य सम्मेलन, ऐसे बहुत तरह के दलित आंदोलन वहाँ पे अलग अलग चलते हैं। वहाँ इसको अपमानजनक नहीं माना जाता है। मैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूँ जो कि पूरे देश में लागू है, इसलिए मैं इस शब्द का भी इस्तेमाल बीच बीच में करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप मान लीजिए कि मैं अनुसूचित जाति कह रहा हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। बड़ी बुनियादी बात मैं आपको बतला रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में 7 जजों की संविधान पीठ थी। इससे बड़ी पीठ केवल शायद एक ही होती है, 9 जजों की, ये 7 जजों की थी। उसने ये तय किया कि ST/SC कम्युनिटी जो है, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय जो है, उनको जो आरक्षण मिला है उस आरक्षण के भीतर सब कास्ट बेसिस पर, उपजातीय आधार पर, अलग अलग जातियां हैं इन आरक्षित तबकों में, उन जातियों के आधार पर अगर लगता है कि कोई जाति बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसके लिए उस आरक्षण के भीतर एक आरक्षण रखा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के 2004-2006 के बहुत सारे फैसले ऐसे थे जिसमें इस बात को असंवैधानिक कहा गया था, क्योंकि पंजाब की सरकार ने, दूसरी 1-2 सरकारों ने ऐसी व्यवस्था की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था असंवैधानिक है। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अभी 7 जजों की संविधान पीठ में, जिसके मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ थे, इन्होंने 6-1 से, एक जज जो हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी इससे असहमत थी इस फैसले से। उन्होंने अपना असहमति का फैसला अलग लिखा है। लेकिन 6 जज एक मत थे कि ST/SC कम्युनिटी को अपनी कम्युनिटी के भीतर किसी कास्ट को लेकर अगर अलग से रिजर्वेशन की ज़रूरत लग रही है तो उसी रिजर्वेशन के कोटे के भीतर उस सब कास्ट को, उपजाति को एक रिजर्वेशन दिया जा सकता है। आंकड़े नहीं बढ़ेंगे इससे। जो गैर ST/SC लोग हैं, जो गैर OBC लोग हैं, उनको दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। इससे किसी सवर्ण के थाली की रोटी काट के किसी को नहीं दी जा रही है, ध्यान रखिएगा। क्या है ये मामला, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में ये दोनों समुदाय पर्याप्त संख्या में हैं। ST/SC दोनों पर्याप्त संख्या में है। छत्तीसगढ़ में इसकी पहचान आदिवासी राज्य के रूप में है, राज्य के बाहर। इस पे बात करने के लिए हमने प्रोफेसर घनाराम साहू को आज यहाँ आमंत्रित किया है, जो कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं, लेकिन अपनी निजी हैसियत से, एक एकेडमिक इंटरेस्ट से वो जातियों का विश्लेषण करते हैं और जातियों का जो ढांचा है, सामाजिक ढांचा, उसके बारे में बड़ी समझ रखते हैं, बड़ी मजबूत समझ रखते हैं वो। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है आज की इस बातचीत में। मैं एक बार फिर आपसे कुछ ज्ञानवर्धन अपना करना चाहता हूं। जी, सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला आपने देखा, सुबह आपसे थोड़ी सी बातचीत हुई, उससे मुझको एक और समझ मिली है। ये बतलाइए मुझको सर कि ये ST/SC कम्युनिटी के आरक्षण के भीतर
एक सब कैटेगरी बनाकर कोई आरक्षण देना चाहे कोई राज्य सरकार जी तो वो ऐसा कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी। इसके पहले तक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले इसके खिलाफ थे जी। ये पहला फैसला है ऐसा। अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है, आप ज़्यादा जानते होंगे, एसटी एससी आरक्षण के बारे में, आरक्षण की व्यवस्था जब से लागू हुई है संविधान में जी, उसके बाद से ये पहला सबसे महत्वपूर्ण फैसला है क्या? जी मेरी जानकारी में ये पहला महत्वपूर्ण फैसला है। हाँ। और इस फैसले के आलोक में हाँ। मैं जो अपनी बात कहना चाहूँगा हाँ। वो ये है कि मेरे जैसे लोग हाँ। जो आरक्षण के मुद्दे को समझने के लिए हाँ। जो 1984 से प्रयास कर रहे हैं, हाँ। ये बौद्धिक उत्साह का हाँ। ये पहला वाकया है ऐसा जी, जिसने इस विषय पर हाँ। गंभीरता से सोचने के लिए विवश किया है, मजबूर किया है जी। ये 84 आपने क्यों जिक्र किया? 84 84 को तो हम सिख विरोधी दंगों के लिए याद रखते हैं। मैं इसलिए जिक्र किया कि सन 1984 में जब स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हाँ। आपको स्मरण होगा कि अर्जुन सिंह जी ने 1982-83 में हाँ। एक श्री राम जी महाजन आयोग गठित किया था। हाँ याद है मुझको, महाजन आयोग याद है। उसका जो रिकमेंडेशन है वो 1984 में लागू हुआ था। अच्छा। तब मंडल आयोग हाँ। का रिपोर्ट 1980 में आ चुका था। हाँ। लेकिन उस पर विचार नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। मंडल आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय रिपोर्ट थी, राष्ट्रीय रिपोर्ट उस पे रिपोर्ट के उस पे विचार केंद्र सरकार के लेकिन स्तर ये पर। अर्जुन सिंह ने अपने स्तर पर मध्य प्रदेश में महाजन आयोग बनाकर उसकी रिपोर्ट 1984 में सामने रखी। जी, तो पहली बार हमने सुना कि आरक्षण के भीतर आर्थिक प्रावधान लागू किया जा सकता है। आर्थिक प्रावधान जो जी। क्रीमी लेयर जो क्रीमी लेयर है, हाँ। हमारी जानकारी में सबसे पहले 1984 में आया था। और अर्जुन सिंह ने उसकी जब पहल अर्जुन की थी सिंह उस जी रिपोर्ट के आधार पर। अर्जुन सिंह जी ने 25,000 रुपये का लिमिट करके ओबीसी आरक्षण दिया था मध्य प्रदेश में 14%। सच कहूं तो भारतवर्ष में ओबीसी आरक्षण के जन्मदाता तो अर्जुन सिंह थे, हमारे जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हाँ। में। बिहार में जरूर कर्पूरी ठाकुर जी ने ओबीसी आरक्षण किया था, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हुआ था, लेकिन क्रीमी लेयर के साथ आरक्षण लागू करने का जो प्रावधान था वो अर्जुन सिंह जी ने किया था 1984। मैं अर्जुन सिंह को देखता हूँ, सामंती पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति, जी, महल में रहते थे, केरवा डैम में महल कहते थे, मैं नहीं जानता कितना बड़ा है। हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने कई क्रांतिकारी फैसले किए। जी, उन्होंने तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण हाँ। किया। उन्होंने जो जहां बसा हुआ है गरीब उसको वहीं पर जमीन का पट्टा दे दिया। जी हाँ, जो सेठों की बस्तियां थी, अफसरों की बस्तियां थी, उसके बीच बीच में गरीब लोगों को पट्टा मिल गया, झोपड़ा तन गया वहां पे। जी, उन्होंने एक बत्ती कनेक्शन दिया हर गरीब को। हर गरीब का घर बिजली से रोशन हो गया अर्जुन सिंह के रहते। एक भी झोपड़ी बाकी नहीं थी। जी। उन्होंने रिक्शा चालकों को रिक्शे का मालिकाना हक दिया था। हाँ। अब आप ये एक बात और बतला रहे हो, मैं ईमानदारी की बात है, मुझको याद नहीं था ये। हाँ। आप बतला रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को जी, क्रीमी लेयर या एक आर्थिक पैमाने से जोड़कर लागू करना, जी, वो मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में कम से कम अर्जुन सिंह ने लागू किया था 1984 में। तब 25,000 रुपये वार्षिक आय की सीमा थी 1984 में। 25,000 से ऊपर वार्षिक आय अगर है तो आप आरक्षण के पात्र नहीं रह जाते। आरक्षण छात्रवृत्ति इसके पात्र नहीं हो सकते थे। ये उस समय से लागू है, ये 84 से 84 से की रिपोर्ट से। हाँ, जो अब बढ़ के हाँ, यहाँ नहीं 8 लाख तो केंद्र में। हाँ। हमारे राज्य में तो छात्रवृत्ति वगैरह पात्रता 1 लाख की सीमा है, 25,000 बढ़ के 1 लाख हुआ है। क्या 1 लाख से ऊपर अगर आय है परिवार की तो उसको जो है लाभ नहीं मिलेगा। तो बच्चे छात्रवृत्ति के छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में ये जी हाँ, व्यवस्था लागू छत्तीसगढ़ है में ये व्यवस्था लागू है कि स्कॉलरशिप ओबीसी के उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनकी पारिवारिक आय लाख रुपए साल से कम है। ये तो बड़ी बड़ी विचित्र जानकारी केवल है। यही नहीं, आप अनुसूचित जाति जनजाति के केस में भी देखिए। हाँ। उनके लिए 2.5 लाख की सीमा है। 2.5 लाख फिर भी समझ में आता हाँ। है सर, लेकिन 1 लाख तो बहुत ही कम है। 1 लाख बहुत कम है सर। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये हाँ। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति केस में जो 2.5 लाख की सीमा है, हाँ। लेकिन
उनके जो छात्रवृत्ति का दर है, हाँ यदि वो छात्र छात्रावासी है हाँ तो 1200 रुपये प्रति महीना है 10 माह के लिए, हाँ 1200 रुपये प्रति माह 10 माह के लिए। हाँ लेकिन ओबीसी के लिए 1 लाख की सीमा में केवल 100 रुपये प्रति माह है। ऐसा जी, उसी पढ़ाई को करने उसी वाले पढ़ाई को करने के लिए ओबीसी छात्रों को केवल 100 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए दिया जाता है। और एसटी एससी कैटेगरी को 1200 रुपया महीना 10 महीने 1200 रुपये महीने दिया जाता है। अब देखिए, ओबीसी का तो अलग से छात्रावास है ही नहीं हमारे राज्य में, लेकिन सरकार ने कुछ प्रावधान कर दिया कि वो जो एसटी एससी छात्रावास है उसमें कुछ ओबीसी के छात्र रहेंगे। हाँ ऐसे छात्र जो एसटी एससी छात्रावास में रहते हैं उनको शायद 560 रुपये दिया जाता है महीने का। ओबीसी के छात्रों को 560 रुपया 560 रुपये दिया जाता महीने है। का। हाँ, और एसटी एससी छात्रों को 1200 रुपये दिया जाता है। तो ये 100 रुपए कौन से छात्रों का आप बोल जो रहे हैं? छात्रावास में नहीं रहते हैं तो ओबीसी का उनको तो और कम छात्रावास मिलता ही है। नहीं है, उनको और कम मिलता है। ये क्या लॉजिक हुआ? उसके पीछे ये तर्क ये दिया जाता है कि छात्रावास में वही बच्चा रहता है जो बाहर से आया रहता है, अच्छा, तो बाहर से आने वाले बच्चों को दिक्कत उसको होती थोड़े है। खर्च की जरूरत है। हाँ, उसको जरूरत है। और जिनके खुद के घर हैं वो छात्रावास में नहीं रहता है, घर से आना जाना करता है, इसलिए उसको आर्थिक मदद की कम जरूरत है। मैं इस पे आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। ये जानकारी बड़ी दिलचस्प है आपकी दी हुई, दोनों अर्जुन सिंह के समय की भी और एसटी एससी बच्चों को स्कॉलरशिप जो मिलती है छत्तीसगढ़ में और ओबीसी बच्चों को जो मिलती है, इसमें जो फर्क है जी, ये बड़ा दिलचस्प और चौंकाने वाला आंकड़ा आपने बताया है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आता हूँ। हाँ जी, ये फैसला बड़ा व्यापक है। जी, आपने पढ़ा है, आपने ही मुझको मैसेज किया इसके बारे में सुबह। ये फैसला कहता है कि अगर किसी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, किसी को अगर ये लगता है कि एसटी एससी रिजर्वेशन कैटेगरी के भीतर अगर किसी सब कास्ट, शायद उपजाति मतलब होगा उसका, उस उपजाति को अतिरिक्त प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो ज़्यादा कमज़ोर है, ज़्यादा गरीब है, तो आप उसके लिए अपने रिजर्वेशन के भीतर थोड़ा सा रिजर्वेशन आप आरक्षित कर सकते हैं। जी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ था 2004-2006 के फैसलों में। जी, ये पहली बार है। 7 जजों का फैसला जो है आसानी से पलटा भी नहीं जाता है, संविधान पीठ का फैसला है ये। जी। क्या लगता है आपको ये फैसला, इससे असर क्या होगा? देखिए, इसमें यदि हम इस मसले को छत्तीसगढ़ की समाज को दृष्टि में रखकर समझना अपन चाहें यहीं से शुरू करते जी, हैं। तो जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति में हाँ, लगभग 42 जातियां शामिल हैं। 42? हाँ, और अनुसूचित जाति में भी 20 से अधिक जातियां हैं। हाँ व्यवहार में जो देखने में आता है, हाँ अनुसूचित जाति के भीतर जो 20 जातियां हैं, सामान्यतः लोग तो सतनामी समाज को जानते हैं, गांडा, महार समाज को जानते हैं, गांडा समाज को जानते हैं, और कभी कभार मेहतर समाज की चर्चा हो जाती है। हाँ लेकिन इसी राज्य के भीतर हाँ मोची हैं, हाँ सारथी लोग हैं जिनको सहीज बोलते हैं, हाँ चेरवा हैं, हाँ दूसरे और जो जातियां हैं। हाँ, इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के केस में आप देखिए, ये इसमें बुनकर शब्द का एक जगह जिक्र आया है, बुनकर जाति हाँ का। देखिए, बुनकर ऐसा है कि उत्तर भारत में हाँ कुछ राज्यों में और राज्यों के कुछ जिलों में हाँ बुनकर में दरअसल बहुत सारी कोरी वगैरह जातियां उसमें शामिल हैं। हाँ छत्तीसगढ़ में बुनकर कहने से कोस्टा जाति का बोध होता है। हाँ, हाँ। और कोस्टा जाति यहाँ उच्च मध्य वर्ग में गिना जाता है क्योंकि व्यावसायिक जाति रही है। लेकिन उत्तर भारत के केस में कहीं कहीं पे इन जातियों की हालत बड़ी खराब है। ऐसा, वहां ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, लेकिन सभी जिले में नहीं आते हैं। यहाँ पे बुनकर उसमें नहीं आते, यहाँ पे बुनकर ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आते हैं। मैं वही देख रहा था, इसमें शब्द है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मिसाल दी है कि सफाई कर्मचारी और बुनकर, ये दोनों आते हैं अनुसूचित जाति में, लेकिन दोनों के सामाजिक स्तर में बड़ा फर्क है। तो ये उन्होंने दूसरे कुछ प्रदेशों से लिया है बुनकर जाति को, जहाँ पे ये अनुसूचित जाति में आते हैं। तो इसी तरह से आप यदि जनजाति के केस में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में ही देखेंगे, तो सामान्यतः जो चिन्हित जनजातियां हैं, प्रभावशाली, जिनको प्रभावशाली या प्रभु जातियां कह सकते हैं, गोंड है, कंवर है, हलबा है और उरांव है। उरांव है। ये चार के अलावा कभी कभी
कुछ जातियां अचानक से दिख जाती हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति की सूची तो 40 जातियों की है। हाँ, यहाँ पर यदि आप पुराने इतिहास में हम ना भी जाना चाहें, ये एक मिनट, ये दोनों सूचियां जो हैं जी, ये केंद्र सरकार की बनाई हुई है। केंद्र सरकार की बनाई हुई राज्य सूची अपने है। मर्जी से इसमें जोड़ घटाना नहीं कर करने सकते। करते हैं। केंद्र की सहमति लगती है उसमें। सहमति लगती है, राज्य जोड़ घटाना कर सकते हैं, प्रस्ताव बना के केंद्र में भेजते हैं, वहाँ की और अनुमति के केंद्र बाद, से अनुमोदन आ जाता है। अनुमति के बाद। अनुमति के बाद। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि यदि छत्तीसगढ़ को, यदि हम 32-32.5% जनजाति को देख लें, हाँ, 12-12.5% अनुसूचित जाति को देख लें, हाँ, दोनों मिला के 45%। हाँ, इस 45% में आप मोटे तौर पे सर्वेक्षण करेंगे, हाँ, तो 15-17% ऐसी आबादी मिलेगी हाँ, जिसकी कोई पहचान नहीं दिखती है। हाँ, शासन संख्या प्रशासन में कम है। जिनकी संख्या में कम है। हाँ, एक जगह बसाहट नहीं है तो दिखते नहीं। बस देखिए, अनुसूचित जनजाति की बसाहट तो एक जगह पे होती है, अनुसूचित जाति जो विरल होता बिखरी हुई है ना। जैसे छत्तीसगढ़ में बिंझवार हैं, हाँ, जो महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर जिला के हाँ, जो सीमांत क्षेत्र में है, वहां उनकी बड़ी आबादी है। हाँ, लेकिन शासन प्रशासन में उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए वो दिखती नहीं है। हाँ, सबर जनजाति है, हाँ, जो समझ जाइए कि दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर के क्षेत्र को थोड़ा सा, कांकेर के क्षेत्र को छोड़ दें, हाँ, तो शेष छत्तीसगढ़ में उनकी अच्छी खासी आबादी है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, हाँ अपन इसकी रोशनी में देखें इसको जी, तो ये छत्तीसगढ़ के जाति का जो विश्लेषण या लिस्ट आप बता रहे हैं एसटी हाँ, एससी कम्युनिटी के भीतर का, जी, यहाँ की सरकार जो है इसके सामने क्या संभावना बनती है, क्या विकल्प बनते हैं, क्या यहाँ किया जा सकता है? देखिए, सामान्य तौर पर ये होता है, जो देखने और सुनने में आ रहा है, हर राजनीतिक दल का प्रतिनिधि अपने आप को संविधान का रक्षक कहता है, बिल्कुल, न्यायपालिका का सम्मान करने की बात कहते हैं। हाँ, अब तो न्यायपालिका कह रहा है, हाँ, बिल्कुल कह रहा है कि जो पिछड़ गए हैं, हाँ, पिछड़ों में से जो पिछड़ गए हैं, पिछड़ों में पिछड़े हैं, पिछड़ा, लेकिन पिछड़ा शब्द में गलतफहमी होगी कि हम पिछड़ी जाति की बात कर रहे हैं। देखिए, भारत का संविधान तो पिछड़ा कहता है, अब पिछड़ा को बाद के संविधान के आर्टिकल में हम एसटी एससी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, देखिए, भारत के संविधान का शुरुआत में आप देखें, हाँ, तो वो तो पिछड़ा ही था। हाँ, बाद में एसटी एससी की अलग अनुच्छेद बने, बिल्कुल, वो अलग होते गया, हाँ, और पिछड़ा जो है आज ओबीसी के नाम पे चिन्हित हो गया। लेकिन पिछड़ा समाज कहने का मतलब तो व्यापक हो गया, एसटी एससी और ओबीसी। हाँ, लेकिन हम इसमें ओबीसी का चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो एसटी और एससी के भीतर जी, वह जाति समूह, हाँ, जो विगत 70-75 वर्ष में अपने आरक्षित वर्ग में भी बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर है, और जिनका समुचित प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में नहीं हो रहा, हाँ, उनको विशेष अवसर देने की बात हुई है। बिल्कुल। अब जो संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं, हाँ, न्यायपालिका के प्रति निष्ठा रखते हैं, उनको इसमें कोई चटपटा नहीं लगेगा, उसमें कहीं कोई चटपटा नहीं है। ये संविधान की और लोकतंत्र की और सामाजिक न्याय की भावना के हिसाब से सही है, सही है। हाँ, तो उनको इसके अनुपालन में हाँ, प्रयास करना चाहिए। हाँ, लेकिन यह तो तभी संभव है ना, हाँ, जब जातिवार जनगणना हो। हाँ, जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी, हाँ, आप किसी समुदाय को चिन्हित कैसे करेंगे कि उनका विकास दर क्या है ना। हाँ, तो ये मामला तो यहीं आके अटक रहा है। उनकी आबादी का अनुपात क्या है और उसके तुलना में उनकी भागीदारी कितनी है, इसको समझना है तो जातिवार जनगणना आपको कराना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है देश को कि जहां इस फैसले पे अमल के लिए जाति जनगणना होना ही होना है। बिल्कुल साफ है इससे तो। और जो कोई सरकार, मान लीजिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार जाति जनगणना के खिलाफ है, लेकिन तो उस हालत में वो इस फैसले के ऊपर कोई अमल नहीं कर पाएगी शायद। नहीं, अब इसमें एक चीज और है, देखिए, जनगणना करने का अधिकार, हाँ, या दायित्व केंद्र सरकार का है। राज्य तो अभी तक करा नहीं सकते थे। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का जो मामला वो तो सर्वेक्षण था, छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, वो भी सर्वेक्षण था। वो नाम सर्वेक्षण, जाति, वो जो भी हो, लेकिन उसको तस्वीर तो सामने आई, तस्वीर सामने आई, लेकिन उसको जनगणना ना कह के सर्वेक्षण कहा जाता है। हाँ, अब इस फैसले के बाद मुझे ऐसा लगता है
कि राज्यों को जनगणना करने का अधिकार मिल गया है। यानी एक रास्ता खुल गया है जी। राज्य कहेगा भाई सुप्रीम कोर्ट आपने जो कहा है कि एसटी एससी में हम कमी आरक्षण के भीतर आरक्षण कर सकते हैं, हाँ, तो आप हमको इजाजत दो, हमको ये अधिकार दो कि हम जनगणना कर सकें। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है। जब तक आप हमको ये अधिकार नहीं दोगे, आपका ये फैसला नल एंड वाइड है, इनइफेक्टिव है, बेकार है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक चीज हुई। यही दूसरी चीज, मेरे दिमाग में एक बड़ा बुनियादी उत्सुकता है इस फैसले को लेके। जी। रियल पॉलिटिक्स को अगर हम देखें, चुनावी राजनीति को अगर हम देखें, तो ये समझ में आता है कि राजनीतिक दल चाहे वो सत्तारूढ़ हो चाहे विपक्ष हो, ये उस तबके को अधिक महत्व देते हैं जिसके वोटरों की संख्या ज्यादा रहती है। जी। अब मुझको एक बात बताइए कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट आरक्षण हम लेते हैं, अनुसूचित जाति आरक्षण को लेते हैं, उसके भीतर एक तबका है जो सबसे ही कमजोर है, जो सफाई कर्मचारियों का है। सफाई काम में लगे हुए लोगों की जाति जो है, उसके मान लीजिए सबसे कम लोग हैं बहस के लिए, उसके सबसे कम लोग हैं और उसको अधिक आरक्षण की जरूरत है, अधिक सुरक्षा की जरूरत है। जी। क्या राजनीतिक दलों को ये ठीक लगेगा कि जिसके वोट ही नहीं है उसके लिए हम क्यों आरक्षण को बढ़ाएं, क्यों आरक्षण के भीतर आरक्षित करें? जी, इसको देखिए, आपको समझने के लिए इसको ओबीसी की राजनीति में जाना पड़ेगा। अच्छा। अभी तक, हाँ, माने 1954 में कालेलकर कमीशन बना, 56 में रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में अनुकूल सिफारिशें नहीं थी, इसकी चर्चा लोग नहीं करते हैं। वो सिफारिश अनुकूल नहीं थी, इसलिए अनुकूल नहीं थी ओबीसी, माने ओबीसी को आरक्षण जो देने की बात हो रही थी, क्योंकि वो तब ओबीसी का वर्गीकरण नहीं हुआ था ना। ओबीसी एक जो एसटी नहीं है, जो एससी नहीं है, और जो अपर कास्ट का नहीं है, उसको ओबीसी माना नहीं। सवर्ण नहीं, सवर्ण शब्द जो है अपर कास्ट कहिए, सवर्ण कोई शब्द होता ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिसके माता पिता एक जाति के हैं, उसका संतान सवर्ण होता है। तो हिंदुस्तान के तो 90% लोगों को माता पिता एक ही जाति को होते हैं, इसमें 90% लोग सवर्ण हैं। मुझको लग रहा है कि आप एक संकीर्ण भाषाई परिभाषा पे जा रहे हैं सवर्ण को लेकर। नहीं, मैं हमारे आम भाषा जो है, प्रचलित राजनीतिक भाषा में सवर्ण जो है उच्च जातियों के लिए ही यूज होता है। नहीं, मेरा ये कहना है कि सवर्ण शब्द ही संकीर्ण शब्दावली है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप उसको संकीर्ण अर्थ में ही ले रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए कि उसका भाव ही संकीर्ण है। लेकिन हमारे राजनीतिक शब्दावली में ये इस्तेमाल नहीं है जो आप बोल रहे हैं। नहीं है तो करना चाहिए, गलती हो रही तो सुधारें। भारत का संविधान सवर्ण को नहीं मानता है, भारत का संविधान वर्ग को मानता है। बिल्कुल। आरक्षित वर्ग, अनारक्षित। बिल्कुल। आप यदि सवर्ण को किसी भाव से संबोधित करना चाहते हो तो अनारक्षित कहिए। हाँ, बिल्कुल, जो संविधान के शब्द हैं। मैं सहमत हूं आपसे। मैं इसमें आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाह रहा था कि 56 में जो काका कलेलकर कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, वो अनुकूल नहीं था, इसलिए सरकार ने नहीं माना। अनुकूल ओबीसी के लिए, सरकार के लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि तब ये थी कि तब तक अनुसूचित जाति और जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जा चुका था। अब यदि उस समय ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे देते तो 85% हो जाता आरक्षण 85 कुल मिला के हो जाता। तो उससे तब देश नया नया आजाद हुआ था, देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, सरकारी मशीनरी के लिए काबिल लोग नहीं होते थे। और यदि 85% का आरक्षण दे दिया जाता तो शायद सरकारी पदों की भर्ती ही नहीं होती, सारे पद खाली जाते। इसलिए शायद नेहरू जी को हिचकिचाहट थी उसको मान्य करने, ऐसा, और उनने मना कर दिया था। आपको लगता है कि वो एक देश की प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रख के उसको टाला गया था। लेकिन यानी आपके जैसे ओबीसी समुदाय से निकल के आने वाले इंजीनियरिंग शिक्षक उस समय शायद उतने उपलब्ध नहीं होते। और वो सारे पद खाली जाते, जिससे शासन का कामकाज प्रभावित होता है, इसलिए टाला गया। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर की दिवंगत होने के बाद, यद्यपि उनके दिवंगत होने के पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से कई दौर की डॉक्टर आम्बेडकर की बात हुई। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाज का विभाजन नहीं चाहते थे। वो एसटी एससी और ओबीसी का विभाजन नहीं करना चाहते थे। वो तो इनके साथ महिला को भी जोड़ के पिछड़े की बात कर रहे थे। महिला जो सच में ही पिछड़ी है,
और तब वो कहते थे कि संसोपा ने बांधी गांठ और पिछड़ा पावे 100 में 60। हाँ वो पिछड़े की श्रेणी में एक श्रेणी बनाना चाहते थे, और अंबेडकर से कई दौर की बातचीत इनकी हुई थी। हाँ। लेकिन अंबेडकर जी का ये शायद मानना था कि इससे तो जो एसटी एससी है उनके अधिकार डाइल्यूट हो जाएंगे अगर आप उसमें और जोड़ दोगे। अंबेडकर सहमत नहीं हो रहे थे, लेकिन अंबेडकर जी के दिवंगत हो जाने के बाद उनके जो अनुयायी हुए, डॉक्टर लोहिया ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। हाँ। और जीवन पर्यंत यानी 1969 तक, वो 1968 तक वो ओबीसी यानी आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहे। हाँ। अब चूंकि ओबीसी को नहीं मिला था इसलिए ओबीसी आरक्षण कह देते हैं। अदरवाइज लोहिया जी ने पिछड़ों के आरक्षण की लड़ाई लड़ी। हाँ। और उन्हीं के समर्थकों के सक्रियता से 1977 में मंडल आयोग बना। समाजवादी जितने लोग थे, हाँ, उन्हीं के सक्रियता से मंडल आयोग बना। यहाँ पे एक खुलासा थोड़ा सा कीजिए सबकी जानकारी के लिए। जी। लोहिया खुद किस जाति से आते थे? लोहिया जी बनिया थे। मैं इसी की बात कह रहा हूँ कि उन्होंने जो वकालत की थी पिछड़ों के अधिकारों की, पिछड़ों के लिए आरक्षण की, लोहिया बनिया समुदाय से आते थे। और बनिया में अग्रवाल थे वो। हाँ, अग्रवाल थे। लोहिया सरनेम आज भी अग्रवालों में एक प्रचलित सरनेम अग्रवाल थे। उनके पिता का कपड़ा का व्यवसाय था। जी जी। बनारस में कपड़े का दुकान चलाते थे। न केवल बनिया समुदाय से बल्कि कारोबारी परिवार के भी थे। जी। और केवल डॉक्टर लोहिया ही नहीं थे। देखिए, अर्जुन सिंह जी ठीक है सामंत परिवार के थे, सामंती परिवार के थे, बहुत साफ। विश्वनाथ प्रताप सिंह तो राजा ही थे। सिंह राजा थे, लेकिन राजा मांडा नाम लेकिन था। आज यदि ओबीसी को कुछ देने का काम किया भारत में, बिल्कुल, तो उन्हीं अर्जुन सिंह ने, उन्हीं वीपी सिंह ने तो दिया। उन्हीं ने किया, है ना? आपको एक दिलचस्प बात बताऊं क्या? नहीं ठीक है, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने उनके पहले किया, दक्षिण भारत में डीएमके वालों ने किया, लेकिन पूरे उसको भारत के और हिंदी पट्टी की दृष्टि से देखा जाए तो इन्हीं दो ठाकुरों ने तो पिछड़ों को कुछ दिया। इसमें दिलचस्प बात बताऊं क्या आपको? जी। ये दोनों ठाकुर जो थे जी, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शायद एक साथ आसपास पढ़े हुए थे। हो सकता है अर्जुन सिंह और वीपी सिंह, ऐसा मुझको हल्का सा याद कर रहा है। जी। तो मेरा ये कहना है कि जब मंडल आयोग आया तो मंडल आयोग ने 52% आरक्षण की सिफारिश न देकर 27% का दिया। हाँ। इसलिए दिया कि 1977 के पहले दक्षिण भारत के कुछ न्यायालयों में ये फैसले हो चुके थे कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता, दिया जाना उचित नहीं होगा, ये कहा था। कोई डायरेक्टिव नहीं था। हाँ। कुछ हाई कोर्ट के फैसले, हाँ, एक एडवाइजरी ज्यादा हाँ, नहीं दिया जाना चाहिए, ये बात आ चुकी थी। तब मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण की बात किया था। अब आ जाइए, वो 27% आरक्षण वीपी सिंह ने 1990 के बाद दिया। बिल्कुल। तब से उत्तर भारत के कुछ राज्यों, खास करके मुझको ठीक याद है तो उप प्रधानमंत्री देवीलाल एक किसान रैली करने वाले थे। उस किसान रैली के असर को फ्लॉप करने के लिए, देखिए सर, ये एक राजनीतिक मौका था। नहीं, ऐसा देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा कि ऐसे प्रसंग राजनीति में होते रहते हैं। जब कोई नीति लागू करना रहता है तो आदमी उचित अवसर ढूंढते हैं, उचित अवसर में लागू कर देते हैं। वो एक अवसर था वीपी सिंह जी के लिए। अब उसको चाहे देवीलाल जी से जोड़ लें या राम मंदिर के आंदोलन से जोड़ लें, लेकिन किया तो किया, उन्हें कर दिया, किसी भी समय किया हो। तब से अभी तक माने लगभग 30-35 साल उत्तर भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर जहां पे समाजवादियों के आंदोलन चले, निश्चित रूप से समाजवादियों के जहां आंदोलन चले थे वहां वर्ग बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में, बिहार में खासकर वर्ग दिखता है। बिल्कुल। पूरा ना दिखे लेकिन वर्ग की ताकत दिखती है। बिल्कुल। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में ओबीसी तो था ही नहीं ना, वर्ग था ही नहीं। लेकिन ये जो पिछले 5-10 सालों से कम से कम छत्तीसगढ़ जो में तो बार बार ओबीसी की बात होने लगी है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि विभिन्न, केवल ओबीसी ही नहीं, एसटी, एससी और तमाम जाति के जो पिछड़े तबके के लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनमें, उनके दिमाग में बात घुस रही है क्या, और धीरे धीरे लोग संगठित हो रहे हैं और अपने हक की बात कहने लगे। भले अभी इसमें आपको लगता है कि जो ओबीसी कम्युनिटी है
जी, इससे परे भी एसटी एससी के लोगों के दिमाग में भी ये बात आ रही है। तो एक आपको लगता है कि एक सामान्य व्यापक वर्ग हित जो है जी, ये एक उभर रहा है, रफ्तार से उभर, हाँ, उभर रहा है। और छत्तीसगढ़ के ही संदर्भ में आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की 16 छोटी छोटी जातियां थी, हाँ, जिनको मात्रा की त्रुटि के कारण 2003 में आरक्षण से वंचित किया गया था, लिस्ट से बाहर हो गई थी। हाँ, 2003 में वंचित किया गया था, 2003-04 में लिस्ट से बाहर हो गए थे। लिस्ट से बाहर नहीं हुए थे, एक्चुअली उनका प्रमाण पत्र रोक दिया गया था मात्रा की त्रुटि के कारण। बिल्कुल, वो निराकृत हुआ है 2019 में। 15 साल 17 साल वो भटकते रहे, एक पीढ़ी जो है फायदा नहीं पा सकी। अब चूंकि उनमें शासन प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व कमजोर था। यदि वो राजनीति उनके हाथ में होता तो वो उसी समय करा लेते जो 2019 में हुआ। जो आज की छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो अनुपात हो गया है, पिछली बार हमने एक चर्चा में किया था जी कि आज ओबीसी के जितने विधायक दोनों बड़ी पार्टियों के मिल के यहाँ इकट्ठा हैं आज, इतना पहले कभी नहीं। तो एक जो जागरूकता जो दिखनी चाहिए, जिसको वर्ग चेतना कह सकते हैं, वर्ग चेतना अनुसूचित जाति में भी है, जनजाति में भी दिखने लगा है, ओबीसी में भी दिखने। ठीक है, ओबीसी में कम है, लेकिन यदि ओबीसी में भी 5% 7% लोगों में भी वर्ग चेतना आती, एकजुटता होता है, इतने में तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है। इसकी एक वजह मुझको ये भी लगती है जी कि एसटी एससी आरक्षण जो है जी, ये विधानसभा और लोकसभा सीटों पे लागू है। हाँ, तो उनके ध्रुवीकरण के, उनके इकट्ठा होने के एक ज्यादा बड़ा मौका है। हाँ, ओबीसी के लिए अभी विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण नहीं है। तो इसलिए ये अभी बिखरे हुए हैं, कोई सीटें आरक्षित नहीं है ओबीसी के लिए। इसके ठीक विपरीत अभी कुछ महीने बाद छत्तीसगढ़ में पंचायत और म्युनिसिपल के चुनाव होने वाले हैं। इसमें वार्ड और पंचायत के स्तर पर, गांव के स्तर पर जी फिर ओबीसी आरक्षण लागू हो गया है, हो चुका है। लेकिन यहाँ नहीं हुआ है, विधानसभा लोकसभा नहीं हुआ है। और देखिए, इसी को आप और चले जाइए कि आज़ादी के बाद में शुरुआत के जो 1965 के आते तक, 62-65 के आते तक जो 3 लोकसभा चुनाव हुए, अब उसको छत्तीसगढ़ का भी ले लीजिए, तब तो ओबीसी के गिने चुने 5-7 लोग ही विधानसभा में होते थे, बस, है ना। पिछले 50-55 सालों में ओबीसी के लोग भी अभी अपनी भागीदारी के छत्तीसगढ़ में 1/3 पार कर गए, 1/3 से अधिक हो गए, 1/3 से अधिक हो गए। और अगर हम एसटी एससी रिजर्वेशन को अलग रखें बाकी सीटों में, तो उसमें 50% हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब भले अभी वर्ग के नाम पे वो जो चेतना नहीं है, लेकिन जाति के नाम पे तो चेतना जागृत हुई है ना। जाति के मंच में तो लोग अधिकार की बात करने लगे हैं। और जब जाति के नाम पर अधिकार की बात करेंगे, ठीक है, कुछ वर्षों तक आपस में जूझेंगे, सिर फुटौवल होगा, लेकिन अंततः जब बात समझ में आएगी तो वो तो वर्ग के नाम पर ही संगठित होंगे ना। मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ एक बार फिर आता हूं, और हम उस फैसले को देखते हुए छत्तीसगढ़ में उसका क्या भविष्य देखते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, इन्होंने एसटी एससी आरक्षित वर्ग के भीतर अगर आप चाहें तो किसी जाति के आधार पर और आरक्षण आप उसको तय कर सकते हैं, उसका एक हिस्सा रिजर्व कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। अगर चाहें राज्य केंद्र ऐसा चाहें तो इन्होंने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो लिस्ट बनाओगे ऐसी किसी जाति उपजाति के आधार पर आरक्षण की, वो जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए खुली रहेगी। अदालत में उसको चुनौती दी जा सकेगी, उस पर सुनवाई हो सकेगी। मैं अब एकदम ठोस बात करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के एसटी एससी जो इस फैसले से प्रभावित होंगे। इन जातियों के भीतर आपको सबसे अधिक कमजोर, उपेक्षित और पिछड़ी जातियां कौन सी दिख रही हैं? जब मैं आपसे कहूं कि आप तय करके मुझको बताइए कि एसटी और एससी छत्तीसगढ़ के इनके भीतर कौन सी जातियों को दिया जाना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, सभी हिसाब से। देखिए, एसटी जाति से अपन एसटी से शुरू करें। कमार, भुंजिया, बैगा, बिरहोर, भैना, संवरा, आपके बिंझवार, वो कुछ जांजगीर उस एरिया में कुछ भूइया जाति के लोग हैं, जिनको भूइनहार भी बोलते हैं।
शेड्यूल कास्ट में अब आ जाइए, नहीं, एससी एक में। मिनट। हाँ तो आपने आदिवासियों के भीतर ये जितनी जातियां गिनाई, हाँ आपके हिसाब से ये इनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति कमजोर है, हाँ आर्थिक रूप से ये अधिक पिछड़ी हुई है जी। और बाकी आदिवासी जातियों के मुकाबले इनको अतिरिक्त संरक्षण की जरूरत है। इसमें दो जाति और जोड़ लीजिए, हाँ। जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। एक है कोरवा पहाड़ी और कोरवा पंडो। जिनको कहते हैं। नहीं, पहाड़ी और मैदानी छोड़ दीजिए, पूरी कोरवा जाति ही पिछड़ी हुई है। अच्छा, वो दोनों और ही। पंडो, हाँ, पंडो, है ना, कोरवा और पंडो, जिनको राष्ट्रपति की दत्तक संतान कहते हैं। हाँ, वो इनकी हालत बड़ी खराब हाँ। है ना। और इनका प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में जैसा दिखना चाहिए वैसा हमको दिखता नहीं नहीं है। दिखता है ना। चूंकि ये जाति किताबों में लिखी हुई इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, अखबारों में छपता है तो जान लेते हैं कि ये जातियां हैं। हाँ। लेकिन वास्तव में ये जाति कितनी है, इनकी क्या आर्थिक सामाजिक स्थिति है, शैक्षणिक स्तर क्या है, किसी को नहीं मालूम है। आपको फिर लग रहा है ये कि जाति जनगणना के बिना जनगणना के आप जान ही नहीं ये सकते भी नहीं हैं। हो सकेगा। इसी तरीके से जनगणना से केवल जाति के आंकड़े आएंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति भी आएगी? देखिए, जब जनगणना होगी तो सारी चीजों की गणना होगी। हाँ। आर्थिक स्थिति की भी गणना होगी, शैक्षणिक स्थिति की भी कि गणना पढ़े होगी, कितने हैं, नौकरी करते बिल्कुल। हैं कि नहीं, आय हाँ। कितनी है। और विशेष रूप से जब इस पे जब फोकस करेंगे हाँ। तो विशेष परिस्थितियों का भी उल्लेख हो सकता है, उल्लेख हो सकता है, जो नागरिक दर्ज करवा सकता है अपनी बातें। आपको क्या लगता है कि केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा है अधिकारों का, जी। उसमें आप कह रहे हैं कि जनगणना जो है केंद्र का अधिकार है। हम्म। कोई राज्य अगर ये कहे कि नहीं हम जनगणना करवाना चाहते हैं, मुझको छत्तीसगढ़ से उम्मीद नहीं है क्योंकि यहाँ सरकार जो है उसी पार्टी की है जिसकी देश में सरकार है, तो ये कोई टकराव नहीं होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जो दावा करें कि सुप्रीम कोर्ट आपने ये कहा है तो अब हमको जनगणना का अधिकार दो। भी देखिए, मैं तो सरकारों को पार्टी की दृष्टि से देखता भी नहीं हूँ। हाँ। और देखना भी नहीं चाहता। हाँ। सवाल राज्य के हित का है। हाँ। अब हमको हमारे राज्य के भीतर जो जातियां अधिक पिछड़ गई हैं, हाँ, आरक्षित वर्ग के भीतर, आरक्षित वर्ग के भीतर, उनको ऊपर उठाना है। हाँ। तो भाई कोई ना कोई कदम तो हमको बिल्कुल, उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी राज्य के भीतर आपको याद होगा, जैसे ओबीसी की गणना के लिए क्वांटिफाइबल डाटा कमीशन बना था, पटेल साहब उसके अध्यक्ष थे, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे उस समय। वैसी अनुसूचित जाति और जनजाति के गणना के लिए भी एक कमेटी बनी हुई थी जिसको पिंगुआ समिति बोलते हैं। अच्छा, बनी हुई थी। हाँ, हाँ। उसका भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ। पिंगुआ समिति उसकी भी नहीं हुई नहीं हुई उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक। लेकिन सरकार के प्रक्रिया में उसका उल्लेख होता है पिंगुआ समिति के रिपोर्ट का। तो अभी तो हम केवल एक सर्वेक्षण की दृष्टि से उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन उतने भर से तो काम चलेगा नहीं। जब तक विस्तृत इसका अध्ययन ना हो तब तक हम कोई नीति। मुझको एक चीज बताइए सर कि कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी जो है अगर कोई फैसला लेती है सरकार का, हाँ, उसका एक आधार ये रहता है कि इससे हमको वोटों का कितना फायदा होगा मोटे तौर हाँ, पर। हाँ, हाँ। मान लीजिए किसी ऐसे जाति को आरक्षण का अतिरिक्त फायदा देना है, आपने कहा बिरहोर है, आपने कहा बैगा है, आपने कहा कोरवा है, इनको फायदा देना है, इनके वोटों की संख्या बहुत कम है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो कोई राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल क्यों चाहेंगे ऐसे किसी तबके को फायदा देना जिसका वोट ही नहीं है, और बल्कि उस आरक्षित वर्ग के जो लोग आज अनुपातहीन ज्यादा फायदा पा रहे हैं, उसी वर्ग के आदिवासी वर्ग के ही जो लोग पूरा फायदा पा रहे हैं, उनका हक मारा जाएगा विद इन दी कम्युनिटी, वो इन लोगों के लिए अतिरिक्त आरक्षित में चले जाएगा। ठीक है। हाँ। सत्तारूढ़ पार्टी क्यों चाहेगी ऐसा? भाई देखिए, क्यों चाहेगी उसका मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। उदाहरण के लिए लीजिए बस्तर। हाँ। दक्षिण बस्तर। हाँ। दक्षिण बस्तर लोकसभा में हाँ। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 84% है। हाँ। बाकी के जो 15-16% है वो दीगर लोग हैं। दीगर लोग हैं। वोट तो उन लोग भी देते हैं ना। हाँ। हार जीत कितने में होता है? इससे बहुत कम में होता है, बहुत कम 1%, 2% में होता है। बिल्कुल। अब जो ऐसी जातियां जो 70-75 वर्ष से लगातार सरकारों के प्रयास के बाद भी बराबर पिछड़ नहीं गई, आ पा रही हैं। पिछड़ गई, हाँ। उनके जब हितों की बात उठेगी, हाँ। तो दूसरा समाज मौन थोड़ी रहेगा। हाँ। वह भी तो प्रतिक्रिया देगा ना। हाँ। इसलिए किसकी जनसंख्या कितनी कम है
वोट की राजनीति में केवल कितना उतना असरकारक काम है, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं बाकी आएगा। सामाजिक ढांचा जो है उसकी भी भूमिका रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जैसा कि अखबारों में छपा था ना चुनाव पहले की, हाँ। छत्तीसगढ़ में ओबीसी की आबादी 43% है। हाँ 43% ओबीसी के भीतर हाँ साहू, हाँ कुर्मी, हाँ, यादव, कोस्टा, हाँ, कलार हाँ, और लोधी, ये 6 जाति को आप छोड़ दें। हाँ अब मान लीजिए 6 जाति मिला के यदि 35% भी हैं, हाँ, तो 43 तो- में से 35, 8% तो दूसरे हुए ना। हाँ वैसी अनुसूचित जनजाति के जो 32% लोग हैं, हाँ मान लीजिए उसमें 5% 6% लोग बहुत पिछड़े लोग हैं। हाँ अनुसूचित जाति के भीतर जो 12.5% हैं, हाँ उसमें भी 2-3% लोग हैं हाँ, अति पिछड़े हैं। अति पिछड़े में। कुल मिला के आप छत्तीसगढ़ के उसको पूरा अध्ययन करेंगे तो 25 से 30% आबादी इस राज्य में ऐसी आबादी है एसटी, एससी और ओबीसी के भीतर जिनकी हालत वास्तव में खराब है। और जब इस पे बात चलेगी, संवाद होगा, जनता के बीच में बातें जाएंगी, और उस 30% में 5%, 6% लोग ही जाग गए और संगठित हो गए, तो वो तो सारा तस्वीर बदल सारा जाएगा। संतुलन बदल जाएगा, चुनावी संतुलन, पूरा राजनीतिक बदल संतुलन जाएगा, सब क्योंकि बदल हार जीत जाएगा। तो 1-2% पे होता है। बिल्कुल। फिर जिस तरीके से जाति के प्रभाव को लेकर जो बातें कही जाती राजनीति में, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होता होगा। जैसे जो चर्चा होती कि वो फलाना लोक विधानसभा तो साहू बाहुल है, तो डेकाना विधानसभा तो कुर्मी बाहुल है, तो डेकाना विधानसभा यादव बाहुल है, तो क्यों नहीं जीत जाते उस सीट से उन लोग? वो हार क्यों जाते हैं? अरे भाई, मतदाता तो सभी लोग होते हैं ना, और प्रतिक्रिया सभी मतदाताओं पर होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब पिछड़ों को, अति पिछड़ों को उठाने की बात आएगी तो सर्व समाज से समर्थन मिलेगा। आपका ये यानी आप मेरे जितने निराशावादी नहीं दिख रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि सरकार ऐसा भी सोच सकती है कि वोट का उतना ज़्यादा नफ़ा नुकसान मायने नहीं रखता, हमको अगर पिछड़े को, अति पिछड़े को लाना है ऊपर, आदिवासियों में और अनुसूचित जाति के लोगों में जी, तो हम उनमें जातियों को आइडेंटिफाई करें और उनको एक रिजर्वेशन के भीतर एक रिजर्वेशन दें। बिल्कुल ऐसा विचार कर सकती है और करना चाहिए। अब दूसरी बात मुझको बतलाइए, हम ये आरक्षण का और ओबीसी का और इसका सबसे बड़ा जो बवाल हमने देखा वो बिहार में देखा। जो जिसको आप सर्वेक्षण कह रहे हैं, जिसको वो लोग जाति जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं जी, और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जो सबसे ज़्यादा मुद्दा बनाया था जिन्होंने जाति जनगणना का, वो अभी एक अधिक ताकत के साथ पार्लियामेंट में आए हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं कोई। क्या आपको लगता है कि एक राज्य के देखा देखी दूसरे राज्य की जातियां जो हैं वो भी खड़ी होंगी कि बिहार में ऐसा हो रहा है, बिहार में एसटी एससी के भीतर लोगों को पहचाना जा रहा है, वहाँ इन जातियों को अधिक आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण के भीतर आरक्षण रखा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे, यूपी में क्यों नहीं दे रहे? क्या ऐसा लगता है आपको कि देखा देखी एक व्यापक जागरूकता जो है एक राज्य से दूसरे राज्य तक सरहद को पार करके आएगी जाएगी? बिल्कुल आएगी और आ चुकी है। ऐसा इसलिए आ चुकी, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। ये बात राष्ट्रीय स्तर पर 6-7 साल पहले उठी थी। अच्छा। और इसलिए केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार बोले तो मोदी सरकार, मोदी सरकार ने ही ओबीसी के भीतर जो अधिक पिछड़े हुए लोग हैं उनकी पहचान करने के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया था। जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में उसने देश भर में लोगों से विमर्श किया, लोगों से सुझाव मांगे। मैं तो दुर्भाग्य कहूंगा छत्तीसगढ़ के जिसने भी प्रतिनिधित्व किया, जिसने छत्तीसगढ़ में यहाँ के हितों को सामने नहीं रखा। जो मुझे जानकारी है कि यहाँ के प्रतिनिधि ने विभाजन का प्रस्ताव नहीं दिया वहाँ ओबीसी के विभाजन का, जबकि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमाम दक्षिण के राज्य में ओबीसी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ओबीसी और एमबीसी। बिल्कुल, मोस्ट बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी वही हालत।
छत्तीसगढ़ में आप साहू, कुर्मी, यादव, लोधी, कलार, भाई आप जिस कोष्ठा जाति को से छोड़ आते दें। हैं ये बहुत पिछड़ी नहीं है, ये नहीं। ओबीसी के भीतर है ना। तो यदि 43% के भीतर लगभग 10-12% आबादी ऐसे लोगों की है जो पिछड़ों में अति पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े, वास्तव में तो उनको ST SC में जाना चाहिए था। बिल्कुल। वो बेचारे नहीं जा पाए और फंस गए ओबीसी में आके। उनको तो उठाने का काम तो आपको करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, इसलिए करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे तो नहीं होगा, वो तो आज नहीं तो कल करेंगे। करना तो पड़ेगा, जागरूकता आ रही है धीरे हो धीरे। सकता है कुछ साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट का एक कोई और फैसला आ जाए, जिसमें अनिवार्य कर दे राज्यों के लिए। बिल्कुल कि आप संभव है। कीजिए, कमीशन बनाइए और देखिए आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी 2004-2006 के फैसले के खिलाफ आया है जी। तो ये फैसले भी इवॉल्व होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। बिल्कुल। और यही फैसला यदि 1991 में आ गया होता तो शायद 30-35 साल में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया होता देश में। परिवर्तन हो गया रहता। हम तो परिवर्तन से वंचित हो गए पिछले 30 साल में जो होना था। ठीक कह रहे हैं आप सर। इसीलिए मैं बोला कि हम तो 40-45 साल से इस फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी ये फैसला जो है, हम एक दूसरे नजरिए से इसको देखें जी, तो ये फैसला आने के 40 साल पहले अर्जुन सिंह, वीपी सिंह इस बारे में सोच रहे थे। इस सामाजिक न्याय की कल्पना करके उन्होंने उस दिशा में जो कर सकते थे। अर्जुन सिंह एक अविभाजित मध्य प्रदेश तक सीमित थे, उन्होंने वहां किया। वीपी सिंह पूरे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरे देश में किया। जी। आपका ये कहना है कि ये फैसला जो है जी, चाहे कागज पे वीपी सिंह, अर्जुन सिंह से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये उसी सामाजिक न्याय की सोच का एक विस्तार है। ये बिल्कुल, चाहे उनका जिक्र नहीं है इसमें, लेकिन जिस सामाजिक न्याय के लिए उन लोगों ने किया था, ये उसी तरह की बात कर रहा है। बिल्कुल उसी का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो आपका ये कहना है, अब मैं जो समझ पा रहा हूं आपकी बात से, कि ST SC के भीतर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जो ये छूट दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, कि आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। ऐसा ही आपको लगता है कि ओबीसी के भीतर, ओबीसी एंड मोस्ट ओबीसी होना ही चाहिए, तभी सामाजिक न्याय मिलेगा। यानी आप जिस कम्युनिटी से आते हैं जी, मुझको लगता है कि आप एक व्यापक वर्ग हित की बात करते हुए अपने जाति हित से ऊपर उठ के बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा, नहीं, मैं तो जाति ही नहीं, मैं तो वर्ग हित से भी ऊपर की बात कह रहा हूं। देखिए, मेरी जाति ओबीसी की है, लेकिन जाति ओबीसी में सबसे ऊपर के तबकों में नहीं, वो सबसे ऊपर के तबकों में रहने दीजिए। मैं तो ओबीसी में ही नहीं हूं। मेरी जाति भले ओबीसी में, लेकिन मैं ओबीसी का नहीं हूं, क्योंकि ओबीसी का कोई लाभ मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मेरी आय 8 लाख की सीमा से अधिक है। एक लाभ हो सकता है ना सर, आप कैसे बोल रहे हैं? कौन से लाभ? आप अगर पंचायत या म्युनिसिपल का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो लड़ सकते हैं आप। वो तो पहले ओबीसी में जो लड़ सकते हैं, मैं तो शासकीय सेवा में इसलिए लड़ ही नहीं सकता। नहीं, नौकरी देखिए, नौकरी रिटायर होने 8 लाख की आमदनी किन की होती है? नहीं, वो 8 लाख की आय जो है, आमदनी किन की, वो चुनाव लड़ने के लिए लागू नहीं है, जो मेरा ख्याल है। वो नहीं है। लेकिन देखिए, सामान्यतः जो 8 लाख से अधिक आबादी, माने क्रीमी लेयर की बात करें, क्रीमी लेयर के ओबीसी में वही लोग तो हैं जो शासकीय सेवा में हैं। सर, आपके भाई जो हैं वो तो सांसद, विधायक सब रहे, तो वो किसान है इसलिए है, रहे हुए हैं नहीं ना? तो वो शासकीय सेवक नहीं है ना, मान लिया। वो तो किसान है। सेवा आपकी बची कितनी है? आप खत्म होने के करीब हो सरकारी नौकरी में। तो तब तो मेरे लिए तब तो आपकी पात्रता बन जाएगी नहीं, ना, मेरी पात्रता तब लाभदायक होगी जब ओबीसी के लिए आरक्षण होगा। जब ओबीसी का आरक्षण ही नहीं है तो क्या लाभ? भाई, पंचायत म्युनिसिपल में तो है ना आरक्षण। पंचायत आरक्षण तो जितना है वो तो सामान्य सीट से ही आदमी, काबिल आदमी चुन के चला जाता है। अभी तक जितने ओबीसी के जाते रहे वो तो सामान्य सीट से जाते रहे और जाते रहेंगे। वो हमारे कैमरामैन हंस रहे हैं आपकी बात सुन के, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि आप साहू जाति से आते हैं, साहू हित से ऊपर की बात कर रहे हैं आप, कि ये ऊपर की जो 3, 4, 5 संपन्न या सक्षम जातियां हो गई है ओबीसी में जी, ये बहुत फायदे की हकदार नहीं है कम्युनिटी के भीतर। इसमें जो नीचे रह गई है जातियां ओबीसी में, जो अति पिछड़े जो रह गए हैं, उनको थोड़ा दो भाई, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और देखिए, मैं दूसरा उदाहरण आपको बता दूं, मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पिछले 5 साल के परिणाम का विश्लेषण करते रहा हूं।
जो लोक सेवा आयोग में जो हाँ। ओबीसी के जो आरक्षित कोटा, ओबीसी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, हाँ उसमें चयनित कौन लोग होते हैं? हाँ सबसे अधिक संख्या होती साहू की, कुर्मी, नंबर 2 पे कुर्मी, यादव, नहीं, नंबर 3 पे देवांगन, अच्छा, हाँ, नंबर 3 पे देवांगन, तो ये सब सक्षम संपन्न शिक्षित। नंबर 4 पे आपके ये कलार, अच्छा, फिर ये यादव, हाँ फिर ये क्या बोलते हैं लोधी, हाँ, यही 6-7 लोग होते हैं, जबकि 95 जातियां हैं ओबीसी में। बाकी के जो जाति हैं, हाँ, इनका मौका ही नहीं आता। बेचारे का तो कभी कभार नंबर लगता है, कभी कभार नंबर लगता है। तो यदि यही व्यवस्था चलती रही, हाँ। तो एक नया एससी वर्ग तो पैदा हो जाएगा देश में। आपका कहना यह है कि एससी और एसटी के भीतर भी यही स्थिति है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यदि सर्वेक्षण करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो निकल के आएगा। अब एक दूसरी बात अपने को थोड़ा मैं करना चाहता था आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक कमेंट भर किया है, फैसले का हिस्सा नहीं है, चूंकि इनके विचाराधीन नहीं था वो मामला। हाँ। इन्होंने कहा है कि क्रीमी लेयर के बारे में सोचना चाहिए, एसटी एससी के भीतर भी क्रीमी लेयर लागू करना। हाँ, हाँ, और जरूरी नहीं है कि ओबीसी तबके के पैमाने की क्रीमी लेयर हो। हाँ, इन तबकों के लिए कुछ अलग पैमाने भी तय हो सकते हाँ, हैं। हाँ। इस तरह की टिप्पणी है, जुबानी टिप्पणी, जो फैसला नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इतने महत्वपूर्ण सामाजिक फैसले में जी, अगर सुप्रीम कोर्ट जजों ने कुछ जुबानी टिप्पणी भी की है, हाँ, उस पर कम से कम विचार होना चाहिए। कम से कम मैं और आप बात कर रहे हैं तो उस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए। जी। क्या लगता है आपको, एसटी एससी कम्युनिटी के भीतर क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए कि नहीं? पहली बात, अगर होना चाहिए तो अभी क्रीमी लेयर का हमारे पास एक ही मॉडल है ओबीसी का। दूसरा मॉडल है अनारक्षित तबके के भीतर ईडब्ल्यूएस, जो कमजोर वर्ग है जी, जिसको मोटे तौर पे अनारक्षित वर्ग का गरीब तबका, उसके लिए 10% शायद मोदी सरकार ने लागू किया है। उसका एक पैमाना है, 8 लाख या ऐसे कोई सीमा उसकी भी है। तो ये 2 ही क्रीमी लेयर का पैमाना अभी हमारे पास है जी। एक अनारक्षित तबके के लिए और एक ओबीसी के लिए। जी। एसटी एससी के लिए क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए कि नहीं, पहला। दूसरा, अगर आपको लगता है लागू होना चाहिए तो इसका क्या पैमाना होना चाहिए? देखिए, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का पैमाना तय करना ये बड़ा टेढ़ा काम है, पेचीदा काम है। सीधी बात तो करने थोड़ी बैठे। इसलिए कि ओबीसी के केस में आप देखेंगे तो जो पिछड़ापन का आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक है। और सामाजिक और शैक्षणिक के साथ में आर्थिक जोड़ा गया तो तीनों आधार आ गए, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस के केस में केवल आर्थिक पैमाना है, जहां सामाजिक और शैक्षणिक पैमाना ही नहीं है। एकदम ठीक है, बिल्कुल। यद्यपि दोनों में की सीमाएं 8 लाख की है। नहीं, दोनों में मुख्य पैमाना जो मेन सीलिंग जो है या बैरियर जो है वो आर्थिक रखा गया, 8 लाख का गया है, 8 लाख का रखा गया। आप जो कह रहे हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, उस वजह से तो ओबीसी तबके में शामिल किया गया। शामिल हो गए तो फिर ये पैमाना किनारे हो गया। क्रीमी लेयर में ये पैमाना लागू अलग से नहीं हुआ है, नहीं हुआ, ओवरलैपिंग नहीं है, ये पैमाना नहीं है, केवल आर्थिक आधार है क्रीमी लेयर का। 8 लाख से अधिक जिसकी आय है ओबीसी में वो पात्र नहीं है। स्कॉलरशिप का आपने अलग बता दिया। ऐसे ही 8 लाख की आय जो है ईडब्ल्यूएस, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस के लिए है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, जैसे जो शेड्यूल्ड कास्ट है, इसके बारे में ये बात हुई कि इनको अछूत माना जाना जो एक सामाजिक समस्या है हिंदुस्तान में, उसकी वजह से इनको इस तबके में रखा गया और आरक्षण का लाभ मिला। तो इनको अछूत जो माना जाता है वो आर्थिक स्थिति नीचे ऊपर कहीं भी रहें, ये इनको अछूत मानना बंद नहीं करते हैं लोग। तो वो दर्जा इनका बरकरार है, चाहे ये अफसर बन जाएं, चाहे संपन्न हो जाएं। अछूत इनको जो कहा जाता है, माना जाता है अपमानजनक तरीके से, वो जारी रहता है। क्या वहां पे क्रीमी लेयर के पैमाने में केवल
केवल 8 लाख जैसी कोई सीमा तय करना संभव है क्या? नहीं, देखिए, जिस समय इन सब कारणों पर विचार हुआ तब भारत की सामाजिक परिस्थिति भिन्न थी। आप संविधान सभा के समय की बात कर रहे हैं? हाँ जी, पिछले 70-75 वर्षों में हाँ, समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ आया चुका है और अब वो स्थिति नहीं है जो 70-75 साल पहले। यानी आपका कहना यह है, पौन सदी पहले जिसको जिस तरह से अछूत मानकर उसके साथ जो हिंसा होती थी, हाँ, आज वो स्थिति नहीं है। आज वो स्थिति नहीं, अभी छिटपुट अभी भी होती, लेकिन छिटपुट होती। हाँ, मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि 50% से अधिक वो जो उस समय की परिस्थितियां थी वो बदल गई हैं, है ना। और जब आप आर्थिक पैमाना तय करेंगे, हाँ, चाहे आप जो भी आधार रखें, जिसको भी आप आधार बनाएं, आर्थिक तो आपको एक ही रखना पड़ेगा ना। हाँ। अलग अलग करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। हाँ, क्योंकि गरीबी की परिभाषा तो आप अलग अलग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। गरीबी रेखा चाहे अनुसूचित जाति का हो, जनजाति पिछड़ा हो, बिल्कुल। गरीबी का रेखा तो तय है। इसी तरीके से एक रेखा तो आपको सभी वर्गों के लिए बनाना एक पड़ेगा। पैमाना तो ये हो जाएगा आर्थिक, जो हाँ। कि आसान है। आसान है। किसी की कमाई तय करना, हाँ, वो छुआछूत का कितना शिकार है इसके मुकाबले ये क्वांटिफिएबल है। हाँ, ये हाँ, कि इसकी आय कितनी है। हाँ, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है जो ओबीसी में शायद है, नहीं है मुझको नहीं मालूम है, कोई सांसद बन गए, विधायक बन गए, आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, करोड़पति बन हाँ। गए, कारोबारी बन गए, जी। संपत्ति उनके पास 100 एकड़ 50 एकड़ जमीन आ गई। क्या इस तरह की कोई एक चीज और लागू हो सकती है आय के साथ साथ? वो तो करना ही पड़ेगा। जब करना ही क्रीमी पड़ेगा। लेयर का पैमाना आप बनाएंगे, हाँ। तो ओबीसी के लिए भी बना क्रीमी लेयर का पैमाना, हाँ। कि प्रथम श्रेणी का राजपति ना अधिकारी ना हो, उसको लाभ नहीं मिलेगा। हाँ। पति पत्नी दोनों द्वितीय श्रेणी शासकीय के हैं, सेवा में है, दोनों द्वितीय श्रेणी के शासकीय, उनको भी नहीं उनको भी मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो वैसे ही एक क्राइटेरिया आपको बनाना पड़ेगा। कौन सा खास क्राइटेरिया एक्स्ट्रा आपको लगता है जो दलित और आदिवासी, जो अनुसूचित जाति और जनजाति, हाँ। इनके लिए अतिरिक्त क्राइटेरिया क्या जरूरत पड़ सकती है, क्या जायज हो सकता है? जहां तक मैं देखता हूं कि जो अखिल भारतीय सेवाओं में, हाँ, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी वर्ग का हो, जो चयनित हो गए, हाँ, उस परिवार को हाँ, आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। चाहे वो ओबीसी चाहे वो रहे, किसी चाहे वर्ग कोई का भी रहे, जिनका अखिल भारतीय सेवाओं में प्रथम वर्ग, जिसको वर्ग ए बोलते हैं ना, हाँ। जिनका हो गया, उस परिवार को क्रीमी लेयर में डाल देना ये चाहिए। एक हुआ। हाँ। ये शासकीय सेवा के शासकीय कारण। सेवा में। राजनीतिक पद के कारण? राजनीतिक पद के कारण तो अभी जैसे ओबीसी के मामले में हुआ है ना, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। ओबीसी में पुनर्विचार करना चाहिए, जो क्राइटेरिया बनाया गया है, और किसको किसको करें, किसको करें, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। पुनर्विचार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसके ऊपर में व्यापक राष्ट्रीय विमर्श होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं आप। मैंने संपादकीय में आज ये लाइन लिखी है कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा देश भर में होनी चाहिए। जो आदिवासी तबका है जी, उसमें कई लोग ऐसे हैं, 2 बार सांसद बन गए, 3 बार विधायक बन गए, मंत्री बन गए, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, म्युनिसिपल अध्यक्ष हो गए, मेयर बन गए। क्या लगता है आपको किसको किसको बाहर करना चाहिए क्रीमी लेयर के आधार पर? भाई देखिए, अब उसमें आपको कहीं ना कहीं से कम तो करना पड़ेगा, तभी तो कमजोर को दे सकेंगे। हाँ, जब यदि आप जनप्रतिनिधियों को क्रीमी लेयर के दायरे में लाना चाह रहे हैं, हाँ, शासकीय सेवा तो आ गया, हाँ, जो अखिल भारतीय सेवा में वर्ग 1 में है, वो या पति पत्नी दोनों वर्ग 2 में है, वो अलग हो जाएंगे। हाँ। लेकिन जहां तक जनप्रतिनिधित्व का सवाल वो एक अलग है। यानी तो तीन चीजों पे हम बात कर रहे हैं। एक तो कॉलेजों में दाखिले का आरक्षण, हाँ, दूसरा शासकीय सेवा में आरक्षण जी, तीसरा जो है राजनीति का आरक्षण, जो चुनाव की जो सीटें रहती है, हाँ, उनके लिए। जी, ये 3 आरक्षण मोटे तौर पे हमारे यहाँ असरदार हैं। नहीं तो राजनीतिक आरक्षण में तो आप क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर नहीं कर सकते ना। नहीं, उसमें नहीं कर सकते, नहीं कर कहना सकते है आपका। क्योंकि वो तो पूरी जनता चुनती है उसको, आप कैसे उसमें क्राइटेरिया कुछ बनाएंगे? पूरी जनता साहू जी इसलिए चुनती है कि आपने उनके चुनाव लड़ने पे रोक नहीं लगाई है। अगर मान लीजिए जिसके पास 5 करोड़ की संपत्ति है, हाँ,
या 3 बार सांसद बन चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है, राष्ट्रपति तीसरी बार कुछ नहीं बन सकता। हाँ हाँ मान लीजिए, एक बहस के लिए कह रहा हूं मैं, आप हिंदुस्तान में अगर एक ऐसा प्रतिबंध लगाएं, क्रीमी लेयर, कि आदिवासी या शेड्यूल्ड कास्ट तबके से जो 2 बार सांसद बन गए, वो तीसरी बार सांसद के चुनाव लड़ने का उस कैटेगरी से, रिजर्व सीट से पात्र नहीं रहेंगे। किसी वर्ग विशेष के लिए आप कैसे लगा सकेंगे ऐसा? वो फिर नहीं, सबके लिए लगाइए, सभी के लिए लगाइए फिर कि ये 3 बार ही हो सकते हैं या 4 बार ही हो सकते हैं। क्या ये अपने आप में क्रीमी लेयर नहीं? संभव नहीं। एक चीज सर, ये अपने आप में क्रीमी लेयर नहीं बन जाते इतने बार सांसद, विधायक, मंत्री बनकर? बन जाते हैं, हाँ, लेकिन इसमें बहुत व्यापक विमर्श की जरूरत है। नहीं तो अभी तो व्यापक ही कर रहे हैं अपन बात। नहीं, अब यह है कि प्रस्ताव, ये हो सकता है एक प्रस्ताव की, सहमत हैं कि नहीं? आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए 2 टर्म की सीमा है, फिर नहीं लड़ सकता वो चुनाव, या लड़ सकती अगर पहली राष्ट्रपति महिला बन जाएगी तो। क्या यहाँ पर चाहे ओबीसी आरक्षित सीट हो, पंच से लेकर सांसद तक जो भी आरक्षित है, आरक्षित सीट से 2 बार से ज्यादा कोई ना लड़ सके, कोई भी आरक्षण हो, सांसद, विधायक, पंच, सरपंच, मेयर, वार्ड मेंबर, जो भी हो? सिद्धांत रूप से आप सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है, होना चाहिए। हाँ। लेकिन व्यवहार में ऐसा होना जरा कठिन है। साहू जी, जब कभी समाज सुधार की और सामाजिक न्याय की बात होती है, हाँ, तो निर्णय तो कठोर लेने पड़ते हैं। उसको व्यवहार में कठिन कहा जाता है। सती प्रथा आसानी से बंद नहीं हुई थी, बाल विवाह आसानी से नहीं रोके गए थे, आज भी पुलिस को जाके रोकना पड़ता है। कोई भी समाज सुधार जो है, किसी भी तरह का कोई भी सामाजिक न्याय आसानी से नहीं आता है। आज मध्य प्रदेश में दलित दूल्हे की अगर बारात निकलती है, पुलिस प्रोटेक्शन में निकालना पड़ता, नहीं तो घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता। अब अपन कहें दलित के घोड़े पे बारात निकालना कठिन है, होगा कठिन, हर सुधार कठिन रहता है, आसान थोड़ी रहता है। नहीं, अब ठीक है, वो वहां तक ठीक है। आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? नहीं, मैं तो बताया ना, मैं सिद्धांततः सहमत हूँ। हाँ, लेकिन व्यवहार के लिए मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट है। इसलिए हिचकिचाहट है, इसलिए हिचकिचाहट है कि हम पहले इस देश को, इस देश के जनमानस को जातीय आधार पे जनगणना के लिए तो तैयार कर लें। वो तो ठीक है, वो तो हम उस पटरी पे आ वहां से शुरू होगा है। वो तो देखिए, कई बहसें जो हैं समानांतर चलती हैं। वो ऐसा नहीं होता कि रेल के डिब्बे जैसी हैं कि जब इंजन पहुंचेगा तब फिर अगला डिब्बा पहुंचेगा, फिर अगला डिब्बा पहुंचेगा, आखिरी में गार्ड डिब्बा पहुंचेगा। सार्वजनिक जीवन की बहस जो है ये समानांतर चलती हैं कई तरह की। तो अभी जातीय जनगणना पे भी बहस चल रही है, उस पे भी एक 3 साल पहले के मुकाबले तो आज बहुत बड़ी बेहतर स्थिति में, बहुत बेहतर स्थिति है, बड़ी व्यापक सहमति है जी। आज एनडीए का हिस्सा रहने के बावजूद नीतीश कुमार मुंह खोल के ये बोल नहीं सकता कि वो जातीय जनगणना के खिलाफ है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी आरक्षित वर्ग, कोई भी व्यक्ति किसी आरक्षित सीट से 2 बार से ज्यादा चुनाव न लड़ सके, आपके लड़ने की ताकत है, आपकी हसरत है, आप जाके जनरल सीट से लड़ लो, आज भी रोक नहीं है। सुझाव अच्छा है। दूसरा विकल्प इसका और भी हो सकता है कि वो उसी सीट से न लड़े, किसी और सीट से लड़े। ये भी है, आप बीच का रास्ता निकाल रहे हो, आप थोड़ा नरमी बरत रहे हो, रोटेशन। नहीं, मुझको ये लग रहा है कि आप अपने खुद के ओबीसी तबके से चुनाव लड़ने का और 2 बार से ज्यादा चुनाव लड़ने का रास्ता खुला रखना चाह रहे हो। इसलिए कि मैं इसको सामंजस्य बैठाते हुए शांति से इस झगड़े का समाधान ढूंढना चाहता हूं। बहुत ज्यादा रगड़ पैदा मत हो। कोई सामाजिक क्रांति शांति से नहीं निपटती है। शांति का नाम वो लोग महोदय देखिए, ये शांति का नाम वो लोग आड़े लाते हैं जो स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। नहीं, तो क्रांति तो अच्छा शब्द है। शब्द से बाहर तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, शब्द ही तो है ना। चीन में क्रांति हुई क्या? नहीं हुई। रूस में क्रांति हुई क्या? नहीं हुई। जर्मनी में क्रांति हुई क्या? वो कुछ सालों के लिए दिखी थी। हम फिर से वही, तो जब होना ही नहीं है तो उतना ही कर लें जिसमें समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो। उतना तो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल दिया। मैं अब उससे आगे बढ़ के बात करना चाहता हूं
कि क्या हमको क्रीमी लेयर को बाहर करना जो है, एक आरक्षित सीट से 2 बार चुनाव लड़ना या किसी भी आरक्षित सीट से 2 बार चुनाव लड़ना, ये आपको चुनावी क्रीमी लेयर में ले आए, ये अच्छा रहेगा कि नहीं? रहेगा ना? अच्छा, इससे सामाजिक न्याय आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। 5-5 साल के 2 कार्यकाल के बाद किसी के लिए तो रास्ता छोड़ो। हाँ, होना चाहिए, लेकिन ये अभी ये सब होने में तो हमारा पीढ़ी, आपकी सहमति में थोड़ा आवाज हिचकिचाहट है ना, हिचकिचाहट, मेरी हिचकिचाहट है। हाँ, इसलिए हिचकिचाहट है हाँ, कि अभी जो सामाजिक विकास की जो गति दिखती हाँ, है, ये बड़ी मंद है। हाँ, और समाज का विकास मंद गति से ही होता हाँ, है। जो वर्षों से जो नेतृत्व जो खड़ा होता है, खास करके ये पिछड़ी जातियों में, यानी ST SC OBC जातियों में, एक तो बहुत मुश्किल से नेतृत्व खड़ा, वो बरगद हो जाते हैं, अपने नीचे घास भी नहीं, वो साहब अपने वर्ग के भीतर बरगद होते हैं। हाँ, अपने वर्ग के भीतर। हाँ, बाहर पे उसको कितना बरगद है वो तो पता ही नहीं, हो तो दुब घास की हैसियत नहीं होती। मेरा ये कहना है साहू जी कि मैं किसी आदिवासी या किसी शेड्यूल्ड कास्ट की सीट को किसी बामन बनिया राजपूत को देने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी तबके के दूसरे लोगों को मौका दो। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन अभी एकदम से हम इस पे रिजिड होते हैं। तो देखिए, लीडरशिप में वैक्यूम नहीं, ये तो अपन एक वैचारिक, नहीं वैचारिक में ही देखिए, लीडरशिप में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। काहे का वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा? आज छत्तीसगढ़ में पूरे अमेरिका का राष्ट्रपति जो है, हाँ, वो चुना जाता है, 4 साल का 2 कार्यकाल करता है। अमेरिकी समाज और भारतीय समाज में बड़ा फर्क है। अब इस चीज को आप छत्तीसगढ़ की दृष्टि से ही ले लीजिए। आप तो सेकंड बार के सांसद टाइप बात कर रहे हो साहू जी। नहीं, सेकंड बार के नहीं, इसको व्यवहार में इससे आपके पेट पे लात पड़ जाएगी। नहीं, पेट पे लात नहीं पड़ेगी। हाँ। सवाल क्वालिटी ऑफ लीडरशिप का है। हाँ। आज छत्तीसगढ़ में अभी जो जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाँ। आपके लोकसभा राज्यसभा सबको मिला दीजिए। हाँ। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप आपको ओबीसी में दिखता है क्या? आपको क्या लग रहा है किसी भी चीज में चौथी बार या 5वीं बार जो सांसद बन रहे हैं, हाँ, आपको लगता है कि वो अनिवार्य रूप से क्वालिटी वाले हैं? मत रहे। हाँ, मत रहे। हाँ। लेकिन आप इसी राज्य के भीतर आप नए खून का महत्व समझिए। नहीं, हम समझ रहे हैं नए खून का महत्व, लेकिन जो लीडरशिप तैयार होने में जो इतने वर्षों लगे रहते हैं, उसको एकदम से 10 साल में किनारे करना उचित नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीट रोटेट कर दीजिए ना आप। चलिए, आप एक बीच का रास्ता समझौता, अब ये मैं बोलना नहीं चाहता, आप एक समझौता परस्त की तरह बीच का एक रास्ता निकाल नहीं, मैं तो सभी वर्गों के बीच में ही समझौता चाहता हूं। मैं आपको अपमानित नहीं कर रहा हूं ये शब्द बोल के, लेकिन आप एक समझौता परस्त की तरह बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। नहीं, मैं बीच का ही रास्ता निकाल रहा हूं, मैं उसी तरीके से बीच का रास्ता। मैं थोड़ा गर्म खून का हूं, मैं तेजी से बदलाव चाहता हूं। नहीं, तो आप क्रांतिकारी विचारों के हैं ना। अच्छा, अब मैं समाजवादी विचारों का, मैं समाज में झगड़ा नहीं चाहता। अब मैं एक आखिरी मुद्दा आज का रह गया है जी, जो बड़ा महत्वपूर्ण है जी। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इसमें कहा, हाँ, वो गैर आदिवासी गैर दलित जज हैं, मेरे ख्याल से गैर ओबीसी भी हैं, अनारक्षित वर्ग के हैं वो जज। अकेले एक जज ने कहा है कि एक पीढ़ी के बाद रिजर्वेशन का फायदा उसके लिए अपात्र करना, इस पे भी विचार करना चाहिए। चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के मामले में शामिल नहीं था, लेकिन उन्होंने विचार रखा कि एक पीढ़ी फायदा अगर पा लेती है, उसके बाद अगली पीढ़ी को आरक्षण का फायदा न मिले, इस पे भी विचार करना चाहिए, उन्होंने सामने रखा है। आपका क्या कहना है? करें, विचार करें, लेकिन सभी पदों के लिए उसको बाहर ना करें। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति आईएएस हो गया, डायरेक्ट आईएएस हो गया, है ना, तो आप उसके अगली पीढ़ी को नीचे के पदों के लिए आप अलग कर दीजिए, वो आईएएस और आईएएस के ऊपर के पदों के लिए दावा करे आरक्षण का। नहीं, आज अगर कोई व्यक्ति आईएएस हो जाते हैं, तो उनके बच्चे जो हैं, एक आईएएस की तनख्वाह में, उसके गाइडेंस में, उसकी सामाजिक ताकत के कारण, प्रशासनिक ताकत के कारण बेहतर तैयारी कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं अगले किसी भी एडमिशन के लिए, किसी भी नौकरी के लिए। टोटल हैं कितने साहू जी पद, चाहे स्कूल के हों, कॉलेज के हों, चाहे सरकारी नौकरी के हों, हैं कितने?
जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी देने की बात कर रहे हैं, किसी भी दर्जे पे, भाई, किसी भी ओहदे पे, मेरी बात सुनिए। हाँ, अगर मान लीजिए 10 लाख लोग किसी एक नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, या 100 नौकरी के लिए 10 लाख हरिजन या आदिवासी अप्लाई कर रहे हैं, पद तो 100 हैं, 200 हैं। इन्हीं पदों पे इन्हीं चुने हुए लोगों की ताकत के साथ उनके बच्चे जब मुकाबला करेंगे तो उन तबकों के गरीब बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसीलिए कह रहा हूं, इसको क्रीमी लेयर में जोड़ना नहीं चाहिए क्या सभी आरक्षित वर्गों में? वही मैं बोलूं, जोड़ना चाहिए। हाँ। लेकिन इसमें मैं ये कह रहा हूं, यदि कोई अखिल भारतीय सेवा के वर्ग 1 में कोई व्यक्ति है, हाँ, उसके जो अगली पीढ़ी आएगी, हाँ, उसको नीचे के पदों के लिए आप क्रीमी लेयर में डाल दीजिए ना। हाँ, उस पद के लिए क्यों ना डालें क्रीमी लेयर में? उसके आगे का तो पद ही नहीं है। नहीं, वो भर्ती तो होगा वहीं से होगा। नहीं, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आईएएस के बच्चे आईएएस बने, उसमें आपको दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं, नीचे के पद पे नहीं है। सवाल ये उठता है कि एक आईएएस जो है, हाँ, अपने बच्चे को आईएएस बनाने के लिए, हाँ, अपने ओहदे की तनख्वाह की पूरी ताकत को यूज करेंगे, पूरी ताकत को, जो कि उनके आरक्षित वर्ग के दूसरे बच्चों को हासिल नहीं है। ठीक है, उनको हासिल नहीं है, और उसके बाद में उनको आरक्षण का फायदा भी मिले। भाई वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक अखिल भारतीय सेवा वर्ग 1 का अधिकारी हुआ, उसके जो बाल बच्चे हुए, उसको नीचे का यानी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये तमाम वर्ग होते हैं। एक तो ठीक है, ग्रुप डी में नहीं जाते, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप बी में तो जाते हैं। नहीं, लेकिन अभी जो आप जो बोल रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूं, इसमें एक थोड़ा सा बुनियादी फर्क है। अभी तो क्रीमी लेयर लागू ही नहीं है। तो एसटी एससी कम्युनिटी के ऊपर पहुंच चुके लोगों को बच्चे जो हैं, उनके लिए वो सीढ़ी लटका सकते हैं, तू भी आ जा, तू राव कोचिंग में चले जाना, वहां कोचिंग में चले जाना और तू भी आ जा ऊपर, ये अपने पास रिजर्वेशन की सीटें हैं। तो ये तो वही गिने चुने परिवार जो हैं वही पूरा आरक्षण का फायदा पाके खत्म कर देंगे। नहीं तो ठीक है ना, आप जो कह रहे हैं वो तब संभव, देखिए इसमें भी विकल्प है। ये संभव तब है जब सभी वर्गों के लिए समानुपातिक आरक्षण हो। हाँ, नहीं, आप दो चीजों को नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब फिर से आप आइए एसटी एससी आरक्षण। हाँ, एसटी एससी आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में है। हाँ, ठीक है। हाँ, जितनी उनकी आबादी है उतना उनके लिए रिजर्वेशन है। ये मूल संविधान में है। हाँ, ओबीसी का तो बाद में जोड़ा गया है। किसमें? ओबीसी का आरक्षण जो है, साफ संविधान में तो ओबीसी ही नहीं है। हाँ, वही कह रहा हूं मैं, ये तो मंडल कमीशन या महाजन आयोग यहां से जोड़ा गया है ओबीसी आरक्षण। ठीक है ना, ओबीसी आरक्षण तो 27% बाद में जुड़ा, लेकिन लेकिन आरक्षण देना, पिछड़ों को आरक्षण देना, ये तो मूल संविधान में था ना। नहीं, आप पिछड़े शब्द को पिछड़ी जाति से जोड़ ले रहे हैं। वो पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा शब्द जो है, उसकी मूल भावना में एसटी एससी ही थे। सुनिए ना, नहीं, तब भी एसटी एससी और लेकिन हम भटक जा रहे हैं। नहीं, इसलिए मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। देखिए, एसटी और एससी को जो आरक्षण मिला हुआ है जनसंख्या के अनुपात में मिला है, जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को नहीं मिला है। उसको तो 50% से घटा के कर दिए, जो जितना बचा। नहीं, समझ लीजिए पहले, मैं किसी भी तबके के आरक्षण को कम करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जैसे सरकार ने किया, एसटी एससी ओबीसी तीनों मिला के 50% था। अभी तक कहते थे कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ने ईडब्ल्यूएस ला के 60 किया। अब तो 60% आरक्षण हो गया ना। आप सभी वर्गों के लिए समानुपात में आरक्षण कर दीजिए ना, फिर काट लीजिए आप उसको क्रीमी लेयर में, ताकि खुली प्रतियोगिता में 40% सीट बचा रहे। आप उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो मेरे सवाल में ही शामिल नहीं है। मैं तो कुल मिलाकर एक छोटी सी बात कर रहा हूं। एक जज ने राय दी है, एक पीढ़ी के बाद में आरक्षण का फायदा उसके वंशजों को, उसकी संतानों को नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं मिलना चाहिए, बस मैं ठीक है ना, मैं इतने पे ही चर्चा चाह रहा हूं। हाँ, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब आप आरक्षण पे चर्चा करेंगे तो उसका दायरा तो विस्तार हो ही जाएगा ना। वो तो बहुत बड़ा है। मैं अभी केवल ये समझना चाह रहा हूं कि एक जज ने जो ये जिक्र किया है
कि इस बात पे भी विचार होना चाहिए कि आरक्षण का फायदा एक पीढ़ी के बाद अगले पीढ़ी को न दिया जाए, विचार होना चाहिए। न दिया जाए, इसका मतलब ये है कि उसको नहीं देंगे तो वो अनारक्षित में जाएगा। हाँ, वो जाए अनारक्षित में। अनारक्षित में जाएगा। हाँ, तो उसके लिए पर्याप्त सीट की व्यवस्था भी तो आपको करानी वो पड़ेगी। एक अलग मुद्दा है। अभी नहीं, उस मुद्दा को जोड़िए ना राष्ट्रीय विमर्श में। नहीं, मैं अभी केवल एक बात को समझना चाह रहा हूं, आरक्षण का फायदा पाकर जो व्यक्ति जिस जगह पहुंच गए हैं, हाँ, उसकी अगली पीढ़ी को आरक्षण का फायदा उस चीज के लिए न मिले। जैसे मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी मिल गई है आरक्षण का फायदा पाकर, लेकिन आप राजनीतिक चुनाव लड़ना चाहते हैं उस तबके से, तो वो अलग बात है। आपकी अगली पीढ़ी को आजादी है कि वो ओबीसी तबके से पंचायत का चुनाव लड़ ले, म्युनिसिपल का चुनाव लड़ ले, उसको अलग है। लेकिन आप जिस जगह पहुंचे हुए हैं, ये मैं एसटी एससी के संदर्भ में बोल रहा हूं, आपके ऊपर तो क्रीमी लेयर है। जो एसटी एससी है उसके भीतर में एक पीढ़ी का प्रतिबंध क्यों लागू नहीं होना चाहिए? उसके जो बाकी कमजोर लोग हैं उनको फायदा मिले उसका। नहीं मिले ना, उसमें मुझे, मैं मांगने नहीं जा रहा हूं उस फायदे को, ना मैं आपके लिए सिफारिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं एसटी एससी कम्युनिटी के भीतर एक पीढ़ी के बाद आरक्षण का फायदा सरकारी नौकरी और दाखिले के लिए मत दीजिए, या नौकरी के लिए मत दीजिए। जो नौकरी पा चुके हैं वो सक्षम है, वो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि एक पीढ़ी को वो कौन से नौकरी में है इस बात पर निर्भर करता है। अब आप सही बात बोले। अगर उसको अगर आरक्षण का फायदा मिलके लैब टेक्नीशियन बन गया, तो हो सकता है कि अगली पीढ़ी में भी उसको जरूरत रहे। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन एसटी एससी में आरक्षण का फायदा पाने के लिए जो पात्रता है, जो क्रीमी लेयर है, वो क्रीमी लेयर मेरा ये मानना है उच्च पद जिसको भी हम कहें, वही। इसीलिए तो मैं अखिल भारतीय सेवा की बात की है ना। कि यदि कोई ग्रुप ए में चयनित हो गया कोई व्यक्ति, तो उसके संतानों को ग्रुप बी और ग्रुप सी में आरक्षण नहीं मिलना। फिर आप समझौता परस्त बात कर रहे हो। उसके संतानों को किसी भी सरकारी नौकरी में आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। अरे उस तबके के गरीब लोगों को आप दो ना साहू जी, आप क्यों फायदा पाए हुए लोगों के बच्चों को देने पे? चलिए ठीक है, इस पे राष्ट्रीय बहस करवा लेते हैं। आपने बड़ी दिलचस्प बात सुनी। मैंने शुरुआत तो की थी इंटरव्यू लेने से, मैं एक जिज्ञासु की तरह इस मुद्दे को समझना चाहता था, लेकिन फिर एसटी एससी तबके के लिए, दूसरे कमजोर तबकों के लिए मेरे मन में जितना दर्द है, साहू जी जो हैं उनके मन में थोड़ा सा एक बीच का मध्य मार्गी रास्ता निकालने का मुझको ऐसा दिखता है। मुझको लगता है कि वो एक समझौता करके एकदम से सामाजिक क्रांति नहीं आ सकती, तो धीरे धीरे कोशिश करो, ऐसा चाहते हैं। हम दोनों के तरीके अलग हैं। हिंदुस्तान ने कई तरह का देखा है, गांधी भी देखा है, भगत सिंह भी देखा है, कई तरह का देखा हुआ है। ये बातचीत मुझको ऐसा लगता है हमारी और घनाराम साहू जी की जितनी बातचीत आज तक हुई है उसमें ये सबसे उत्तेजक बातचीत है, सबसे विचारोत्तेजक। उत्तेजना यानी कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, सैद्धांतिक बात चल रही थी ये। हम लोगों के जोर जोर से बोलने पे आप बुरा मत मानिएगा। मेरे मन में घनाराम साहू जी के लिए बड़ा सम्मान है। मैं उनसे कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा था, लेकिन मुझको लगता है कि जहाँ सबसे कमज़ोर तबके के हक की बात होती है, मुझको थोड़ा जोर से अपने तर्क रखने चाहिए, ऐसा मुझको लग रहा था। आपने इस बातचीत को सुना, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं प्रोफेसर घनाराम साहू का बहुत आभारी हूँ। हमारे न्योते पे वो समय निकाल कर यहाँ किसी तरह से आते हैं। सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद वो अपनी सीमाओं के भीतर बड़ा खुलकर अपनी बात कहते हैं। मैं इसके लिए उनकी बड़ी तारीफ़ करूँगा। वो सरकारी नौकरी की आड़ लेकर वो कछुए की तरह खोल के भीतर सिर छुपा नहीं लेते। कई लोग करते हैं ऐसा। मैं कछुए को गाली की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए भी मेरे मन में बड़ा सम्मान है इंसानों से ज़्यादा। आप देखिएगा, आपको ये बातचीत अगर अच्छी लगती है, दिलचस्प लगती है, इसके बहुत सारे हिस्से जो हैं अनारक्षित वर्ग को भी छूते हैं। अगर मान लीजिए आरक्षित वर्ग के लोगों का अगली पीढ़ी में आरक्षित सीट से नौकरी पाना, एडमिशन पाना बंद होगा तो जाएंगे कहाँ? वो अनारक्षित सीटों की तरफ आएंगे। इसलिए आप इसको भी ध्यान से सुनिएगा। आपकी सहमति असहमति इस मुद्दे पर जो भी गंभीर टिप्पणी होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। ये बड़ी दिलचस्प बातचीत है ये।
मुझको नहीं लगता कि इस मुद्दे पर इतनी दिलचस्प बातचीत मैंने अभी तक किसी से की है। आपको हमारी ये बातचीत अगर अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसके लिंक को ज़रूर अपने दोस्तों को भेजिएगा, चाहे वो छात्र हों, बेरोजगार हों, नौकरी पा चुके हों, या जैसा मैंने कहा है कि आरक्षित वर्ग के नेताओं को भी 2 बार से ज़्यादा आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने नहीं मिलना चाहिए। नेताओं को भी भेजिएगा, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू कुछ खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं कैंसर को आपके पीछे लगाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो लग लेता है। उसको गंध आती है तम्बाकू की, सिगरेट की, तम्बाकू की, गुटखा की गंध आती है। मैंने कई बार देखा है कैंसर चौराहों पे खड़े रहता है चुपचाप और देखता है कि कौन लोग कार का दरवाज़ा खोलकर या खिड़की से बाहर थूकते हैं। उसको अंदाज लग जाता है कि ये तम्बाकू वाले लोग हैं, वहीं से पीछे लग जाता है, नंबर प्लेट देखता है कैंसर और आपके घर पहुंच जाता है। मत करने दीजिए ऐसा, कैंसर को इतना पीछा मत करने दीजिए आपका। फिर मिलेंगे।